स्वागत है आपका हमारे चैनल केटीवी स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मजेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पिछले कई दिनों से सेना का बचा खुचा हिस्सा कस्बे से गुजर रहा था। ये नियमित सैनिक नहीं, बल्कि सेना से अलग थलग पड़ गए सिपाहियों के बिखरे हुए झुंड थे। चेहरों पर लंबी और गंदी दाढ़ियां थी, वर्दियां चित्रों में तब्दील हो गई थी और उनके पास न कोई झंडा था और न ही रेजिमेंट का कोई प्रतीक। वे बगैर किसी पहचान के सड़कों से गुजर रहे थे। थकान से पस्त और बेहाल इन सैनिकों को देखकर ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन्हें आगे धकेले जा रही हो। कहीं ठहरते ही सब एक दूसरे पर थकान से बहराने लगते। कुल मिलाकर यह लामबंद कर दिए गए शांति प्रिय लोगों की भीड़ थी, जो अपने ही हथियारों के बोझ से दोहरे हुए जा रहे थे। उनमें कुछ कुछ टोलियां सतर्क, उत्साही और चुस्त दिख रही थी, जो आदेश मिलते ही हमला करने या भागने के लिए तैयार थी। और इन्हीं के बीच भीषण लड़ाई में बिखर गई। डिवीजन के अवशेष के रूप में कुछ लाल ब्रिजेस वाले थे। इन तरह तरह के पैदल सैनिकों से कदम मिलाते कुछ तोपची थे और कभी कभी पैदल घिसट रहे किसी घुड़सवार सैनिक का चमकदार हेलमेट भी दिख जाता था, जिसके लिए थोड़ी दूर पैदल चलना भी भारी पड़ रहा था। हार का बदला लेने वाले, कब्रिस्तान के नागरिक या मौत से टक्कर लेने वाले, जैसे शौर्यपूर्ण नामों से खुद को पुकारने वाली छुट्टा बंदूकचियों की कुछ टुकड़ियां भी बीच बीच में गुजरती थी, जो दिखने में लुटेरे लगते थे। इनका नेतृत्व करने वाले भूतपूर्व कपड़ा व्यवसायी, चर्बी की मोमबत्तियों अथवा साबुन के व्यापारी थे। वे परिस्थिति जन्य योद्धा थे, जिन्हें उनके कुल चिन्हों अथवा मूठों की लंबाई के आधार पर कमांडर चुन लिया गया था। हथियारों से लदे फंदे और चोटियां बांधी, ये लोग दबी आवाज में अभियानों के बारे में इस तरह बातचीत करते थे जैसे संताप सह रहे फ्रांस का दुख वे अपने दम पर दूर कर देंगे। हालांकि कभी कभी उन्हें खुद अपने सैनिकों से डर लगता, क्योंकि जेल के ये पंछी प्रायः शुरू में तो बहादुरी दिखाते, लेकिन बाद में वे लुटेरे और बलात्कारी साबित होते थे। ऐसी चर्चा थी कि प्रशियाई रुएन में घुसने जा रहे हैं। नेशनल गार्ड पिछले 2 महीने से पास के जंगल में निगरानी कर रहे थे और कभी कभी पहरा दे रहे अपने ही साथियों पर गोलियां दाग बैठते, या घनी झाड़ियों के पीछे भेड़िए की हल्की सी गुर्राहट पर भी उनकी अंगुलियां बंदूक के घोड़ों पर कस जाती थी। पर वे अब अपने ठिकानों को लौट चुके थे। उनके हथियार, उनकी वर्दियां तथा वे खतरनाक तामझाम, जो 3 मील दूर से ही लोगों में दहशत फैला देते थे, अचानक गायब हो गए थे। आखिरकार सेन नदी पार कर सेंट सीवर और बोरगशार से होते हुए उदेमर पुल पर अंतिम फ्रांसीसी सैनिक आते नजर आए। उनके पीछे तोप खाने के 2 अफसरों के बीच पैदल मार्च करता हुआ जनरल आया। जनरल काफी निराश नजर आ रहा था। वह इस बेमेल खस्ताहाल भीड़ को लेकर कुछ करने की स्थिति में नहीं था। जीतने के आदी लोगों के इस मान मर्दन और अपनी विख्यात बहादुरी के बावजूद बुरी तरह हारने से वह खुद खोया खोया सा था। पूरे शहर में तूफान आने से पहले की शांति पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो शहर चुपचाप किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। चौपट हो चुके उद्योग धंधों के कारण कड़की में दिन बिता रहे लोग आशंका भरी उत्सुकता के साथ विजयी सेना का इंतजार कर रहे थे। वे यह सोचकर ही कांप रहे थे कि कहीं उनकी गोश्त भूनने वाली सलाइयों और रसोई की छुरियों को भी हथियार न समझ लिया जाए। यहाँ पर फिलहाल जिंदगी ठहर सी गई लगती थी। सभी कुछ रुक गया था। दुकानें बंद थी, सड़कें सूनी। कभी कभी इस खामोशी से डरा कोई बाशिंदा दीवारों के किनारे किनारे तेजी से गुजरता दिख जाता था। इंतजार के पलों ने उन्हें अब बेसब्र बना दिया था। वे चाहते थे कि अब दुश्मनों से आमना सामना हो ही जाए। फ्रांसीसी सेना की कस्बे से रवानगी की अगली दोपहर न जाने कहां से आए कुछ उल्हान घुड़सवार बिंधारी सैनिक अनूप चुस्ती के साथ कस्बे से गुजर गए। कुछ ही देर बाद सेंट कैथरीन की तरफ से काला हुजूम आता दिखाई दिया। विजेता सैनिकों की 2 अन्य टुकड़ियां दारनेतल तथा वासगिलोम की ओर से आ रही थी। तीनों टुकड़ियों के अगले दस्तों की मुलाकात होटल द विल चौराहे पर हुई।
आसपास की सभी सड़कों से जर्मन सेना मधुमक्खियों के झुंड की तरह आती दिखाई दे रही थी। उनकी टुकड़ियां कस्बे में धीरे धीरे फैलती जा रही थी और वातावरण में लय में मार्च करते सैनिकों के बूटों की धमक गूंज रही थी। जंग जीतने के कारण, स्वाभाविक रूप से मिले अधिकारों के कारण अब वे इस कस्बे के लोगों के भाग्य विधाता बन गए थे। विदेशी लहजे में करकदार रौबीली आवाज में कमांडर द्वारा सैनिकों को दिए जा रहे आदेश आसपास के घरों तक पहुंच रहे थे, जो बाहर से वीरान दिखाई दे रहे थे, लेकिन बंद खिड़की दरवाजों के सुराखों से कई जोड़ी आंखें इन विजेता सैनिकों को देख रही थी। अपने ही कमरों में कैद लोग उस उत्तेजना की गिरफ्त में थे जो ऐसी भयानक विपत्ति के साथ आती है जिसके सामने दुनिया की सारी ताकतें बेकार होती है। जब भी सारी व्यवस्था अचानक उलट पुलट जाए और असुरक्षा की भावना पूरी तरह हावी हो जाए और इंसानी और कुदरती कानूनों की हिफाजत करने वाली हर चीज खुद को खुखार दरिंदगी के रहमोक्रम पर पाए, तो ऐसा ही होता है जब धरती कांपती है और ढहे मकानों का मलबा लोगों की कब्रगाह बन जाता है। जब किनारों को तोड़कर उफनती नदी किसानों और उनके ढोर डांगर और छतों की शहतीरें बहा ले जाती है, और जब कोई विजयी सेना उन सब का संहार करने में जुट जाती है जो अपना बचाव करना चाहते हैं। ये सब क्रूरता के ऐसे तांडव हैं जिनके बीच शाश्वत न्याय जैसे शब्द अपने मायने खो देते हैं और ईश्वर की कृपा तथा मनुष्य के विवेक में विश्वास भंग हो जाता है। दरवाजों पर कई दस्तकें हुई और फिर हाहाकार मच गया। इस तरह हर घर में सैनिक घुस चुके थे। वे जंग जीतने के बाद कब्जे की मुहिम को अंजाम दे रहे थे। इसके बाद शुरू होना था पराजितों द्वारा विजेताओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने का कर्तव्य। कुछ समय बाद दहशत का पहला दौर खत्म होते ही कस्बे में एक नई शांति पसर जाती है। कई परिवारों में प्रशियाई अफसर लोगों के साथ भोजन करता है। कभी कभी वह सुसंस्कृत होता है और विनम्र दिखते हुए इस खून खराबे में शामिल होने के प्रति अपनी अरुचि का इजहार करता है। लोग इन भावनाओं की कद्र करते थे। उन्हें पता था कि किसी दिन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें इस अफसर की मदद की जरूरत पड़ सकती है। दूसरे अकेले इस अफसर को भोजन कराकर वे बहुत सारे सैनिकों को भोजन कराने के खर्च से भी बच जाते थे। वे उस व्यक्ति का अपमान या नुकसान क्यों करते जिसकी दया पर उनकी जिंदगी चल रही थी। ऐसा करना साहस नहीं, दुस्साहस होता, और रुवेन की आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं थी। उन्हें अपने शहर के दूसरे हाथों में चले जाने पर इस तरह की सुरक्षा की जरूरत थी। बहरहाल सबने यह सोचकर खुद को दिलासा दे दिया कि फ्रांसीसी सभ्यता की उच्च परंपराओं का तकाजा है कि वे अपने घरों में अजनबी सैनिकों की मेहमान नवाजी करें, बशर्ते घर के बाहर वे उसके साथ अजनबी की तरह पेश आए। लोगों के सामने वे एक दूसरे से नहीं बोलते थे, लेकिन अपने घर में वे जर्मन सैनिक से घंटों बातचीत करते। हर शाम उनके घरों में वह आग के सामने अपने पैरों को गर्माहट देने के लिए देर तक बैठा रहता। कस्बे की जिंदगी अब धीरे धीरे सामान्य ढर्रे पर लौटने लगी। फ्रांसीसी घर से निकलते हुए डरते थे, पर प्रशियाई सैनिक सीना फुलाए घूमते थे। यहां तक कि कंधे पर मौत के हथियार लटकाए नीली वर्दियों में सजे दम्भी हुस्सार आम नागरिकों पर उससे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे जितना कि कुछ समय पहले इन्हीं कफे में पीने वाले अफसर और सैनिक देते थे। लेकिन हवाओं की सरगोशियों में कहीं न कहीं कोई बात जरूर थी। कुछ अनजानी और अनचाही सी चीज लगातार खटकती रहती थी। एक असह्य सा माहौल था जिसमें एक तीखी गंध समाई थी, आसन्न हमले की गंध। हर सार्वजनिक स्थल पर इसे महसूस किया जा सकता था। इसने भोजन का स्वाद फीका कर दिया था। लोगों को ऐसा लगता था कि वे बर्बर और खूनी कबीलों के बीच किसी विचित्र देश की यात्रा पर हों। विजेता सैनिक लोगों से धन की उगाही कर रहे थे। वे ज्यादा से ज्यादा धन बटोरना चाहते थे। कस्बे के निवासी उन्हें धन देने में कंजूसी नहीं करते क्योंकि उनके पास पर्याप्त धन था। लेकिन एक नॉर्मन व्यापारी जितना ही अमीर होता है, अपनी रकम का कोई हिस्सा दूसरों के हाथों में जाता देख उसे उतनी ही तकलीफ होती है। इसीलिए कस्बे से 6 या 9 मील दूर क्रुवासे, दीपदाल या बियसार की ओर नदी में मछुआरों को अक्सर नदी के तल से किसी वर्दीधारी जर्मन की फूली हुई लाश मिलती। उसके शरीर पर चाकुओं के जख्म होते या सिर पत्थर से कुचला होता, अथवा कभी कभी उन्हें ऊंचे पुलों पर से धकेल दिया गया होता। छिछली नदी की तली का कीचड़ इन गुमनाम प्रतिशोधों को खुद में समेट लेता। ये सच्चे पर अनजान बहादुरों के कारनामे थे।
चुपचाप किए गए ये वार दिन के उजाले की लड़ाइयों से ज्यादा घातक थे। विदेशी आतताइयों के खिलाफ नफरत हमेशा ही कुछ निडर व्यक्तियों को जगा देती है, जो किसी विचार के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। विदेशी सैनिकों ने जल्द ही कस्बे पर अपने नियम कानून लागू कर दिए। अपनी ख्याति के अनुरूप कायदे कानूनों को लागू करने में उन्होंने जोर जबरदस्ती का सहारा नहीं लिया। धीरे धीरे लोग घरों से बाहर निकलने लगे। रोजमर्रा की जरूरतों के चलते कामकाज और व्यापार पटरी पर आने लगा। कुछ लोगों की काफी संपत्ति हाव में थी, जो फ्रांसीसी सेना के कब्जे में था। वे इस तटवर्ती शहर में जाना चाहते थे। सड़क के जरिए देव पहुंचने के बाद उनकी पानी के जहाज से हावड़ जाने की योजना थी। इसके लिए उन्होंने उन जर्मन सैनिकों का इस्तेमाल किया जिससे उनकी निकटता बन चुकी थी, और अंत में जनरल इन चीफ से उन्हें यात्रा की अनुमति मिल गई। यात्रा के लिए 4 घोड़ों वाली बड़ी बंद गाड़ी किराए पर ली गई, जिसमें 10 लोगों के बैठने की जगह थी। तय हुआ कि लोगों की नजरों से बचने के लिए मंगलवार की सुबह दिन निकलने से पहले चल पड़ा जाए। कुछ समय पहले हुए हिमपात से जमीन कठोर हो गई थी। सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे से ही उत्तर से आए काले घने बादलों के साथ हिमपात फिर शुरू हो गया, जो पूरी शाम और पूरी रात जारी रहा। तड़के 4:30 बजे यात्री अपना सफर शुरू करने के लिए होटल नॉर्मंडी के परिसर में इकट्ठा हुए, जहां से उन्हें गाड़ी पकड़नी थी। उन पर अभी नींद की खुमारी छाई हुई थी और गर्म कपड़ों के बावजूद वे ठंड से कांप रहे थे। हल्की रोशनी में उन्हें एक दूसरे का चेहरा धुंधला सा ही दिख रहा था, और जाड़े के भारी कपड़ों में वे लंबा लबादा ओढ़ी गिरजाघर के पादरी के मोटे सहायकों की तरह लग रहे थे। इनमें से केवल 2 लोग एक दूसरे से परिचित थे। एक अन्य सहयात्री भी उनके पास आ गया और बातचीत में शामिल हो गया। उनमें से एक ने कहा, मैं अपनी पत्नी को भी साथ ले जा रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं भी। तीसरे ने भी अपनी पत्नी को साथ ले जाने की बात स्वीकारी। पहले ने कहा, हम अब रोएन नहीं लौटेंगे, और यदि प्रशियाई हाव भी पहुंच गए तो हम इंग्लैंड चले जाएंगे। एक ही मानसिकता के होने के कारण उन सब की एक ही योजना थी। घोड़ों को अभी तैयार नहीं किया गया था। हाथ में छोटी सी लालटेन लिए अस्तबल का कर्मचारी एक दरवाजे से निकलता था और तुरंत दूसरे दरवाजे से वापस आता दिखाई देता था। अस्तबल में घास फूस पड़ी होने के बावजूद पत्थरीले फर्श पर घोड़ों के पैर पटकने की आवाज सुनाई दे रही थी। बीच बीच में किसी व्यक्ति की आवाज सुनाई देती, जो घोड़ों को पुचकार रहा था और उनसे बातें कर रहा था। घंटियों की हल्की आवाज से पता चल रहा था कि घोड़ों पर जीन चढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे यह आवाज और स्पष्ट और लयबद्ध हो गई। कभी यह अचानक थम जाती तो कभी जानवर का बदन जोर से हिलने और सख्त धरती पर खुर की धमक के साथ फिर शुरू हो जाती। अचानक दरवाजा बंद हो गया और चारों ओर सन्नाटा पसर गया। यात्रियों ने चुप्पी साधी और अपने स्थान पर जड़वत खड़े रहे। अनवरत गिर रहे सफेद हिम पुष्पों का पर्दा धरती पर गिरते हुए चमक रहा था। इसने हर चीज को सफेदी से ढंक दिया था। इस सन्नाटे में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बर्फ की चादर ओढ़े कस्बा पूरी तरह शांत था। लालटीन लिए अस्तबल का कर्मचारी फिर निकला। वह एक उदास घोड़े को बाहर खींचकर लाने का प्रयास कर रहा था, जो आना नहीं चाहता था। कर्मचारी ने उसे एक खंभे से बांधा और देर तक लगाम ठीक करता रहा, क्योंकि लालटेन के कारण वह एक ही हाथ से काम कर पा रहा था। वह दूसरे घोड़े को लेने जा रहा था कि उसकी नजर यात्रियों पर पड़ी, जो बर्फ के कारण सफेद हो चुके थे। उसने यात्रियों से कहा, आप लोग गाड़ी में क्यों नहीं बैठ जाते? उसमें कम से कम आप बर्फ से बचे रहेंगे। यात्रियों ने इस बारे में सोचा ही नहीं था। तीनों पुरुषों ने झट से अपनी पलियों को पिछली सीट पर बैठाया और खुद भी उनके पीछे गाड़ी में घुस गए। फिर अन्य व्यक्ति बिना कुछ कहे शांति से गाड़ी में बैठ गए। उनकी पहचान अभी तक कपड़ों से ढंकी हुई थी। गाड़ी के अंदर बिछी पुआल उनके पैरों को गर्माहट दे रही थी। पीछे बैठी महिलाएं पैर गरमाने के लिए कार्बन से जलने वाले तांबे के छोटे छोटे स्टोव लाई थी। स्टोव जलाने के बाद धीमी आवाज में कुछ देर तक इस उपकरण की उपयोगिता पर वे पुरानी बातें दोहराई गई, जिन्हें वे लंबे अरसे से जानती थी। आखिरकार गाड़ी तैयार हो गई। रास्ता खराब होने के कारण 4 के बजाय 6 घोड़े जोते गए थे। एक आवाज आई, क्या सभी लोग गाड़ी में बैठ गए हैं? अंदर से एक आवाज ने जवाब दिया, हाँ। वे चल पड़े। गाड़ी कुछ दूर तक धीरे धीरे चली।
भारी बर्फ के कारण पहिए फंस रहे थे। गाड़ी से चरमराने की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे भारी बोझ से वह कराह रही हो। हाँफते हुए घोड़ों के बदन पसीने से चमक रहे थे और उनसे भाप उठ रही थी। कोचवान बगैर रुके उन पर चाबुक बरसा रहा था। घोड़ों पर पड़ रहे चाबुक को देखकर ऐसा लगता जैसे हवा में पतले पतले सांप लहरा रहे हो। कोचवान की मार से त्रस्त घोड़े पूरा जोर लगाकर दौड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुबह की उजास फूटने लगी थी। एक यात्री ने बर्फ के फाहों को रुई की बारिश कहा था, पर अब वह बंद हो चुकी थी। घने धूसर बादलों के बीच से एक हल्की रोशनी फूट रही थी, जिससे मैदानों में बिछी बर्फ की चादर और सफेद दिखाई दे रही थी। हर चीज बर्फ की चादर से ढंकी हुई थी, चाहे वह पेड़ों की कतार हो या मकानों की चिमनियां। सुबह की उदास किरणों के बीच गाड़ी में बैठे लोगों ने पहली बार एक दूसरे के चेहरों को उत्सुकता से देखा। गाड़ी के पीछे सबसे बढ़िया स्थान पर ग्रांड पोस्ट स्ट्रीट का शराब का थोक व्यापारी मी लुवासो और मिसेस लुवासो आमने सामने बैठे सो रहे थे। लुवासो ने इस व्यवसाय में जमकर कमाई की थी। वह देहात के छोटे दुकानदारों को खराब शराब ऊंचे दामों पर बेचता था और अपने मित्रों तथा परिचितों के बीच उसे एक मक्कार दिल लगी बाज, छल और हंसोड़पन से भरा असली नॉर्मन माना जाता था। ठग के रूप में कस्बे में उसकी ऐसी प्रतिष्ठा थी कि एक शाम प्रीफेक्ट के घर पर चल रही पार्टी में अपने किस्से कहानियों और व्यंग्य लेखों के लिए मशहूर मी तुर्नेल ने नींद से बोझल कुछ महिलाओं के सामने प्रस्ताव किया कि लुवासो के तमाम हथकंडों को मिलाकर एक खेल बनाया जाए। इसके बाद तो कमरे में हंसी ठट्टी का माहौल बन गया। धीरे धीरे यह किस्सा पूरे कस्बे में मशहूर हो गया और लोग मजे ले लेकर एक दूसरे को यह किस्सा सुनाते। लुवासो को विशेषकर अपनी मजाकिया आदतों और अच्छे बुरे हर प्रकार की चुटकुलों के कारण जाना जाता था। उससे बात करने के बाद कोई भी यह सोचे बिना नहीं रह सकता था, ये लुवासो है बेशकीमती। लंबे कद के लुवासो के शरीर का अगला हिस्सा गुब्बारे जैसा फूला हुआ था, जिसके ऊपर खिचड़ी गलमुच्छों से घिरा लाल चेहरा टिका था। उसकी पत्नी लंबी, मजबूत तथा दृढ़ निश्चयी महिला थी। वह इस कारोबारी घर की व्यवस्था और गणित संभालती थी, जबकि उसका पति कारोबार की जान था। इनकी बगल में मी कारलमादो पूरे रुतबे के साथ बैठा था, मानो वह किसी ऊंची जाति से संबंध रखता हो। रुई के व्यापार में उसका खासा नाम था। वह 3 मिलों का मालिक और महापरिषद का सदस्य था और लीजन ऑफ ऑनर का तमगा पाए हुए था। सम्राट नेपोलियन तृतीय अनु की शासन के दौरान वह मित्रवत विपक्ष का प्रमुख था। अपने पति से कहीं अधिक युवा मदाम कारलमादो रुएन की छावनी में भेजे जाने वाले उच्च कुलीन अफसरों की राहत का सबब थी। वह अपने पति के सामने बैठी हर में लिपटी बहुत सुंदर लग रही थी और उदास निगाहों से गाड़ी की आंतरिक सज्जा को निहार रही थी। उनके पड़ोस में बैठे थे काउंट और काउंटेस ह्यूबर्ट द ब्रेवेल। द ब्रेवेल नॉर्मंडी के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित परिवारों में से था। अच्छी कदकाठी का बुजुर्ग काउंट मेकअप की मदद से अपनी शक्ल राजा हेनरी चतुर्थ से मिलाने की पूरी कोशिश करता था। इनके कुल की एक गाथा के अनुसार राजा हेनरी चतुर्थ ने द ब्रेवेल परिवार की एक महिला को गर्भवती कर दिया था, जिसकी एवज में उसके पति को काउंट तथा एक प्रांत का गवर्नर बना दिया गया था। महापरिषद में कारलमादो के सहयोगी काउंट ह्यूबर्ट ऑर्लियंस पार्टी की नुमाइंदगी करते थे। निजी लड़ाकू पोत के एक मामूली से कप्तान की बेटी से उनकी शादी कैसे हो गई, यह एक रहस्य बना हुआ था। लेकिन चूंकि काउंटेस राजसी अदाओं से रहती थी और माना जाता था कि वह लुई फिलिप के पुत्र की प्रेयसी रह चुकी थी, इसलिए कुलीनों के बीच उसका बड़ा सम्मान था और उसकी ड्राइंग रूम को इलाके में सबसे आलीशान माना जाता था। वहां पुराना ठाट बाट अब भी कायम था और उसमें प्रवेश भी मुश्किल था। बताते थे कि ब्रेवेल परिवार की सालाना आय 5 लाख फ्रैंक थी। ये 6 लोग गाड़ी के यात्रियों की बुनियाद थे। ये उच्च घराने, धर्म और सिद्धांतों वाले लोग थे, जिन्हें समाज का मजबूत अंग माना जाता था। इत्तेफाक से सभी महिलाएं एक ही सीट पर बैठी थी। काउंटेस के बगल में 2 नन्हें बैठी थी, जो हाथों में मनकों की माला लिए भगवान के नाम का जाप कर रही थी। इनमें से एक बूढ़ी थी और उसके चेहरे पर चेचक दाग ऐसे थे मानो किसी बंदूक से निकले सारे छर्रे सीधे उसके मुंह पर आ लगे हो। दूसरी खूबसूरत लेकिन
उदास थी और वह फेफड़ों की बीमारी का शिकार थी। इन वजहों से शायद ईश्वर के प्रति उनकी निष्ठा और बढ़ गई थी और उनके चेहरों पर शहीदाना भाव आ गया था। इन दो भक्तिनों के सामने एक पुरुष और एक महिला बैठे थे, जिन पर बार बार सभी की निगाहें जा रही थी। पुरुष को सब जानते थे, वह था कोर्नोदे, लोकतंत्र का हिमायती और प्रतिष्ठित लोगों के लिए आतंक का पर्याय। कफ्फे में बैठकर लोकतंत्र पर लंबी लंबी बहसों में हिस्सा लेना उसकी आदत थी। साथियों की गोष्ठियों में समय बिताना उसका प्रिय शगल था। उसके कन्फेक्शनर पिता ने उसके लिए काफी संपत्ति छोड़ी थी, जिसे वह उड़ा चुका था और इस उम्मीद के साथ गणतंत्र की स्थापना का इंतजार कर रहा था कि इन बहसों और खर्चों के बदले उसे कोई पद मिल जाएगा। 4 सितंबर को शायद किसी के मजाक के चलते उसे यकीन हो गया कि वह प्रीफेक्ट चुन लिया गया है, पर जब वह कार्यालय पहुंचा तो वहां क्लर्क मालिक बन चुके थे और उन्होंने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह अविवाहित और खुशमिजाज था। जब उसने सब कुछ अपने हाथों से बाहर पाया तो वह प्रशियाइयों को रोकने में लग गया। सड़कों पर गड्ढे खोदने से लेकर जंगलों से पेड़ों को काटकर रास्ते पर डालने तक उसने हर संभव प्रयास किया था। अब उसे लगता था कि हाव ही उसके लिए उचित स्थान है जहां और मोर्चेबंदियों की जरूरत थी। महिला उनमें से थी जिन्हें छिनाल कहा जाता है। वह अपनी मांसलता के लिए मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग उसे चर्बी की गुड़िया कहकर पुकारते थे। छोटी, गोल मटोल तथा मोटी मोटी सॉसेज जैसी उंगलियों वाली इस लड़की की त्वचा बेहद चमकदार थी। उसके भारी स्तन कपड़ों के अंदर से भी हिलते नजर आते थे। बहरहाल मर्द उसे पसंद करते थे क्योंकि उसके चेहरे पर ताजगी और व्यवहार में प्रफुल्लता थी, जो बरबस ही किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। उसका चेहरा सेब की तरह गोल तथा भरे हुए होंठ, घनी भौहों से सजी 2 चमकदार आंखों के नीचे खूबसूरत मुंह में अनार के दानों की तरह छोटे छोटे दांत थे। उसके नम होठों को देखकर ऐसा लगता जैसे वह चूमने का निमंत्रण दे रही हो। किसी को भी लुभा लेने वाली कई खूबियां थी उसमें। फ्रांस में नेपोलियन तृतीय को हटाए जाने के बाद तृतीय गणतंत्र कायम हुआ। उसको पहचानते ही गाड़ी में सच्चरित महिलाओं के बीच कानाफूसी शुरू हो गई और वेश्या और शर्मनाक जैसे शब्द इतनी ऊंची आवाज में फुसफुसाए गए कि चर्बी की गुड़िया ने सिर उठाकर देखा। उसने अगल बगल बैठे लोगों पर ऐसी तीखी निगाह डाली कि सभी ने चुप्पी साध ली और लवासो को छोड़ सभी नीचे देखने लगे। लवासो पूरी दिलचस्पी के साथ चर्बी की गुड़िया को निहारे जा रहा था। फिर तीनों महिलाओं के बीच बातचीत शुरू हो गई, जिन्हें इस लड़की की मौजूदगी ने आपस में मित्र बना दिया था, या यूं कह लीजिए कि वे अंतरंग हो गई थी। उन्हें लगा कि बेशर्मी के साथ बिकने वाली गरिमा के विरुद्ध उन्हें अपनी वैवाहिक गरिमा की एकजुटता प्रदर्शित करनी चाहिए, क्योंकि कानूनी प्रेम हमेशा ही प्रेम के मुक्त व्यापार को नीची निगाह से देखता है। तीनों मर्द भी कोर्नोदे को देखकर बचाव की सहज वृत्ति से एक दूसरे के करीब आ गए थे और गरीबों के प्रति हिकारत के स्वर में धन संपत्ति की बातें कर रहे थे। काउंट ह्यूबर्ट प्रशियाइयों द्वारा मचाई गई तबाही का विवरण देने लगा। पशुओं की लूट और फसलों के विनाश से होने वाले नुकसान के बारे में वह ऐसे करोड़पति के अंदाज में बातें कर रहा था जिसे इस बर्बादी से एकाध साल थोड़ी उलझन भर होगी। सूती कपड़ा उद्योग के अनुभवी कार्ल लमादो को इंग्लैंड में सुरक्षित रखने के लिए 6 लाख फ्रैंक की छोटी सी रकम भेजनी थी। लवासो ने फ्रांसीसी प्रशासन को अपने गोदामों में बची सारी शराब को बेचने का सौदा कर लिया था, जिसकी एवज में मिलने वाली रकम लेने के लिए वह हावर जा रहा था। तीनों एक दूसरे पर मित्रतापूर्ण नजरें डाल रहे थे। अलग अलग स्थितियां होने के बावजूद पैसे के जरिए तीनों आपस में भाइयों जैसा महसूस कर रहे थे। पैसा वह जंतर जो अपने स्वामियों के हाथों में जादू पैदा कर सकता है, जो अपनी जेबों में हाथ डालकर स्वर्ण मुद्राओं की खनक सुनते हैं। गाड़ी की चाल काफी धीमी थी। दिन के 10 बजे तक वे 12 मील का सफर भी नहीं तय कर सके थे। पहाड़ की चढ़ाइयों पर पुरुषों को 3 बार गाड़ी से उतरना पड़ा था। उन्हें उम्मीद थी कि वे सुबह का नाश्ता टोटे में करेंगे, लेकिन अब वे वहां रात से पहले नहीं पहुंच सकेंगे। रास्ते में सभी की निगाहें किसी सराय को ढूंढ रही थी कि गाड़ी बर्फ में फंस गई और उसे निकालने में 2 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया। भूख उनके दिमाग पर हावी होने लगी थी।
रास्ते में न तो कोई रेस्तरां मिला और न ही कोई मैखाना। प्रशियाइयों के आने की खबर और गुजरते सैनिकों के डर से ये सारे कारोबार बंद हो गए थे। गाड़ी में सवार पुरुषों ने रास्ते में पड़ने वाले हर फार्म में भोजन की तलाश की, लेकिन सैनिकों द्वारा लूटे जाने के डर से किसानों ने अपनी सारी खाद्य सामग्री छिपा दी थी। उन्हें खाने को रोटी भी नहीं मिली। दोपहर करीब 1 बजे लुआसो ने भूख बर्दाश्त न होने की घोषणा कर दी। इस समस्या से सभी परेशान थे। बढ़ती भूख के कारण बातचीत बंद हो गई थी। समय समय पर कोई न कोई जम्हाई लेता, दूसरों को भी उसकी देखा देखी जम्हाई आने लगी। बारी बारी सभी अपनी स्वभावगत विशेषता और सामाजिक रुतबे के मुताबिक लापरवाही से या विनम्रता से मुंह पर हाथ रखकर जम्हाइयां ले रहे थे। कई कोशिशों के बाद चर्बी की गुड़िया नीचे झुकी, मानो अपने घाघरे में कुछ खोज रही हो। वह एक पल के लिए हिचकिचाई तथा अगल बगल बैठे लोगों पर निगाह डालने के बाद शांत होकर बैठ गई। भूख के कारण सभी के चेहरे पीले और उदास नजर आ रहे थे। लुआसो ने कहा कि वह हैम के एक टुकड़े के लिए 1000 फ्रैंक देने को तैयार है। उसकी पत्नी ने हाथ उठाया, जैसे विरोध करना चाहती हो, लेकिन वह चुप रही। पैसा यूं ही उड़ाने की बात पर उसकी भ्रुकुटियां तन जाती थी। ऐसे मामलों में वह मजाक पसंद नहीं करती थी। काउंट ने कहा, मुझे यह बात समझ क्यों नहीं आई कि अपने साथ कुछ खाने का सामान लाना चाहिए था। सभी ने काउंट की तरह खुद को इसके लिए कोसा। बहरहाल कोर्नोदे के पास रम से भरा फ्लास्क था। उसने सभी से 2 घूंट लेने का प्रस्ताव किया, लेकिन पेशकश ठुकरा दी गई। अकेले लुआसो ने 2 यूंट पीकर थर्मस उसकी ओर बढ़ा दिया और शुक्रिया के तौर पर कहा कि कुछ नहीं से यह बेहतर है। यह गर्मी देती है और भूख भी रोकती है। शराब के सुरूर ने उसे मजाक के मोड में ला दिया। उसने हंसते हुए कहा कि एक बार समुद्र में फंसने पर नाविकों ने सबसे मोटे साथी को मारकर खा लिया था और वे भी उनका अनुसरण कर सकते हैं। उसका परोक्ष रूप से इशारा चर्बी की गुड़िया की ओर था। कोर्नूदे को छोड़कर गाड़ी में सवार कोई भी नहीं हंसा। दोनों भली ननों ने सीने पर सलीब का निशान बनाया और मुंह में कुछ बुदबुदाने लगी। उन्होंने आंखें नीची कर रखी थी। इससे साफ था कि वे भूख सहने के लिए भगवान से ताकत मांग रही थी। आखिरकार 3 बजे जब गाड़ी एक ऐसे मैदानी इलाके में पहुंच गई जहां दूर दूर तक कोई गांव नजर नहीं आ रहा था, तो चर्बी की गुड़िया अचानक नीचे झुकी और सीट के नीचे से सफेद तौलिए से ढकी एक टोकरी बाहर निकाली। उसने पहले चीनी मिट्टी की एक प्लेट और चांदी का एक कप निकाला, फिर एक बड़ी सी रकाबी निकाली जिसमें गाढ़े शोरबे में डूबे 2 मुर्गे थे। उसकी टोकरी में और भी बढ़िया चीजें दिख रही थी। वह फलों और कचौड़ियों और मिठाइयों से भरी हुई थी। कुल मिलाकर उसके पास 3 दिन तक के खाने की व्यवस्था थी। टोकरी में से 4 बोतलें भी झाग रही थी। उसने मुर्गे का एक टुकड़ा लिया और एक बिस्कुट के साथ बड़ी नजाकत से उसे खाने लगी। सबकी नजरें उसी की ओर घूम गईं। खाने की खुशबू से उनके नथुने फड़क रहे थे। मुंह में पानी आ रहा था और कान के पीछे सुरसुराहट हो रही थी। इस लड़की के प्रति महिलाओं की नफरत उग्र हो चली थी, मानो वे उसे मारकर गाड़ी के बाहर फेंक देना चाहती हो, उसके चांदी के कप, उसकी टोकरी और खाने के सामान सहित। लेकिन लुआसो अपनी आंखों से मुर्गे की रकाबी को खाए जा रहा था। उसने कहा, किस्मत से मदाम हमसे ज्यादा सावधान निकली। कुछ लोग हमेशा ही दूरदर्शी होते हैं। वह उसकी ओर मुड़ी और कहा, आप कुछ लेंगे सर? इतने लंबे समय तक बिना कुछ खाए रहना कठिन है। लुआसो ने बड़ी अदा से उसे सलाम करके जवाब दिया, ईमान से सच कहूं तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। युद्ध के समय सब जायज होता है, क्यों? ऐसा ही है ना मदाम? फिर चारों ओर नजर दौड़ाकर उसने कहा, ऐसे मौकों पर आप मददगार लोगों को पाकर खुश हुए बिना नहीं रह सकते। उसके पास एक अखबार था जिसे उसने घुटनों पर फैला लिया ताकि उसकी पतलून पर धब्बा न लगे। फिर उसने अपनी जेब में हमेशा पड़े रहने वाले चाकू की नोक पर मुर्गे की एक टांग उठाई, उसे दांतों के बीच रखकर काटा और ऐसे संतोष के साथ चबाने लगा जिससे गाड़ी में एक लंबी दुख भरी आह फैल गई। फिर चर्बी की गुड़िया ने बड़े मीठे और विनम्र स्वर में दोनों ननों से खाने का प्रस्ताव किया। उन्होंने फौरन इसे स्वीकार कर लिया
और हड़बड़ाते हुए शुक्रिया अदा कर नजरें उठाए बिना जल्दी जल्दी खाने लगी। कोरनोदे ने भी अब अपनी पड़ोसी की पेशकश नहीं ठुकराई और चारों ने घुटनों पर अखबार बिछाकर एक मेज जैसी बना ली। उनके मुंह अनवरत चल रहे थे और वे भूखे भेड़ियों की तरह चबा चबा कर निगल रहे थे। अपने कोने में बैठा ल्वासो लगातार जारी था और धीमी आवाज में अपनी पत्नी को भी राजी करने की कोशिश कर रहा था। वह काफी देर तक विरोध करती रही, लेकिन फिर जब उसे लगा कि भूख से गश खा जाएगी तो वह तैयार हो गई। उसके पति ने अपने लच्छेदार अंदाज में अपनी मोहक सहयात्री से पूछा कि क्या उसे मदाम ल्वासो को एक छोटा सा टुकड़ा पेश करने की इजाजत है। उसने जवाब दिया, क्यों नहीं, जरूर लीजिए सर, और सौहार्दपूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए रकाबी बढ़ा दी। जब उन्होंने बोर्डो वाइन की पहली बोतल खोली तो जरा उलझन में डालने वाली स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि उनके पास एक ही कप था। ऊपर से ही एक एक घूंट लेकर सबने उसे बढ़ा दिया। सिर्फ कोरनोदे ने निस्संदेह विनम्रतावश अपने होंठ प्याले से लगाए, जिस पर उसकी सुंदर पड़ोसन के होंठों की नमी थी। चारों ओर खा रहे लोगों से घिरे और खाने की दमघोंटू गंध से बेहाल काउंट और काउंटेस द ब्रेवेल तथा मदाम और मी कार्ल अमादो वही सजा भुगत रहे थे जो टेंटालुस को मिली थी। अचानक उद्योगपति की युवा पत्नी ने ऐसी आह भरी कि सब उसकी ओर घूम गए। वह बाहर की बर्फ जैसी सफेद पड़ गई थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी और सिर आगे झुलक गया था। वह बेहोश हो गई थी। उसका पति बुरी तरह घबरा उठा और सबसे मदद की गुहार करने लगा। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोनों ननों में से बड़ी वाली ने मूर्छित महिला का सिर थामा, चर्बी की गुड़िया का प्याला उसके होंठों से लगाया और वाइन की कुछ बूंदें उसके गले में उतार दी। प्यारी सी महिला के चेहरे पर कुछ रंगत आई। उसने आंखें खोली और मरी हुई आवाज में कहा कि वह अब बहुत बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन सिस्टर ने कहा कि द्वारा दोबारा न पड़ जाए, इसके लिए उसे बोर्डो का पूरा गिलास पी लेना चाहिए। उसने कहा, यह भूख के कारण है और कोई बात नहीं। फिर चर्बी की गुड़िया ने लजाते और झेपते हुए अब भी व्रत पर कायम चारों यात्रियों को देखा और हकलाते हुए कहा, भगवान कसम, अगर मैं इन सज्जनों और देवियों को कुछ लेने के लिए कह सकती तो। वह अचानक चुप हो गई, मानो उसे डर हो कि कोई उसे अपमानित कर देगा। ल्वासो ने उसकी बात लपकते हुए कहा, ओह जरूर, ऐसे मौकों पर तो सारी दुनिया भाइयों की तरह होती है और सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आइए महिलाओं, लिहाज छोड़िए, स्वीकार क्यों नहीं करती? पता नहीं हमें रात बिताने के लिए भी कोई घर मिलेगा या नहीं। जिस रफ्तार से हम जा रहे हैं, हम कल दोपहर के पहले टोटे नहीं पहुंचेंगे। टेंटालुस ग्रीक मिथकों का एक राजा, जिसे देवताओं को अप्रसन्न करने के कारण दंड मिला था कि वह फलों और पानी से घिरा रहेगा, पर जैसे ही वह खाने या पीने की कोशिश करेगा, वे उससे दूर खिसक जाएंगे। उनके मन में अब भी हिचकिचाहट थी। कोई भी हां कहने की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता था। काउंट ने मामला तय कर दिया। वह डरी हुई लड़की की ओर मुड़ा और कहा, मदाम, हम आभारपूर्वक ग्रहण करने को तैयार हैं। पहला ही कदम महत्वपूर्ण होता है। एक बार लक्ष्मण रेखा पार हो जाए, फिर कोई हिचक नहीं रहती। खाने की टोकरी खाली कर दी गई। टोकरी में अब भी बहुत कुछ था। मांस की कचौड़ियां, सिरके में भीगी नाशपतियां, डबल रोटी, आलू के चिप्स, ककड़ी और प्याज, तमाम ऐसी चीजें जो सभी औरतों की तरह चर्बी की गुड़िया को पसंद थी। वे चर्बी की गुड़िया से कुछ बोले बगैर उसका खाना नहीं खा सकते थे, इसलिए उन लोगों ने उससे बात शुरू कर दी। पहले तो संभ्रांत महिलाएं चुप रही, लेकिन फिर वह भी घुल मिल गई। मदाम दो ब्रेवेल और कार्ल अमादो, जो सुसंस्कारों के सभी पहलुओं से परिचित थी, थोड़ी नजाकत भरी शालीनता के साथ पेश आ रही थी। काउंटेस विशेष रूप से उन कुलीन महिलाओं की तरह पेश आ रही थी जिन्हें कीचड़ से भी बिल्कुल साफ सुथरे निकलने का यकीन होता है। लेकिन मदाम ल्वासो का बातचीत पर कम, खाने पर अधिक ध्यान था। बातचीत का विषय स्वाभाविक रूप से युद्ध था। इस दौरान रशियाइयों की बर्बरता और फ्रांसीसियों के साहस के किस्से सुनाए गए। हालांकि ये सभी लोग कस्बे को छोड़कर भाग रहे थे, लेकिन उन्होंने पीछे रह गए कस्बेवासियों की सराहना की। इसके बाद निजी अनुभव सुनाने की बारी आई और चर्बी की गुड़िया रोएन छोड़ने का किस्सा बयान करने लगी।
वह ऐसे भावुकतापूर्ण और उत्तेजित लहजे में बोल रही थी जिसमें उस जैसी लड़कियां प्रायः अपनी स्वाभाविक भावनाएं व्यक्त करती हैं। उसने कहा, पहले तो मैंने रुके रहने का फैसला किया था क्योंकि मेरे पास कुछ सैनिकों का पेट भरने के लिए पर्याप्त व्यवस्था थी। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहां जाऊंगी, लेकिन जैसे ही मैंने प्रशियाइयों को देखा मेरा खून उबाल मारने लगा। मैं शर्म के मारे पूरा दिन रोई। काश मैं पुरुष होती। मैं खिड़की से नुकीली हेलमेट पहले इन सैनिकों को जाता हुआ देख रही थी। यदि मेरी नौकरानी ने पीछे न खींचा होता तो शायद मैं उनके ऊपर फर्नीचर फेंक देती। इनमें से एक मेरे घर रहने आ गया। मैं फौरन उसके गले पर झपकी। उनका गला दबाना औरों के मुकाबले मुश्किल थोड़े ही ना होता है। मैं उसे वहीं खत्म कर देती, लेकिन लोगों ने मुझे बालों से पकड़कर दूर झटक दिया। इस घटना के बाद मेरा छिप जाना जरूरी हो गया था। आखिरकार मुझे मौका मिला और मैंने कस्बा छोड़ दिया। अब मैं आपके साथ हूं। उन्होंने उसे बधाइयां दी। वह अपने साथियों की नजरों में थोड़ी और उठ गई क्योंकि वे खुद इतने गर्म मिजाज नहीं साबित हुए थे। कोर्नेदे ने उसकी बातों को सुनते हुए एक अर्थपूर्ण मुस्कान बिखेरी, जैसे कोई पादरी भगवान की पूजा करते हुए भक्त को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि लंबी दाढ़ी वाले लोकतंत्रवादी देशभक्ति पर वैसे ही अपना एकाधिकार समझते थे जैसा कि लबादेदारी महानुभाव धर्म पर अपना समझते हैं। अपनी बारी आने पर उसने बड़े सैद्धांतिक अंदाज में बोलना शुरू किया। उसका स्वर कुछ ऐसा था जैसे शहर की दीवारों पर लगी घोषणाओं का होता है। अंत में उसने दीन हाँकते हुए कहा कि उसने उस बादिंगवे फ्रांसीसी जनरल अनु के बच्चे को कसकर लताड़ लगाई। इस बात पर चर्बी की गुड़िया नाराज हो गई क्योंकि वह बोनापार्टिस्ट थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया और नाराजगी से हकलाते हुए उसने कहा, काश उसकी जगह तुम होते, फिर सब कुछ ठीक हो गया होता। ओह हाँ, वह तुम ही थे जिसने इस आदमी को धोखा दिया है। अगर तुम जैसे पाजियों का राज होगा तो वे फ्रांस छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। उसकी नाराजगी का कोर्नोदे पर कोई असर नहीं पड़ा और वह हिकारत और श्रेष्ठता के भाव से मुस्कुराता रहा। सबने महसूस किया कि बात जरा ज्यादा बढ़ गई और काउंट ने किसी तरह गुस्से से भरी लड़की को शांत किया और अधिकार पूर्वक घोषणा की कि सभी के ईमानदार विचारों का आदर किया जाना चाहिए। लेकिन काउंटेस तथा मिल मालिक की पत्नियों के दिल में गणतंत्र का समर्थन करने वालों के प्रति बेवजह की नफरत और एक सजावटी निरंकुश सरकार के प्रति वही स्वाभाविक कोमलता थी जो सभी महिलाओं में होती है। न चाहते हुए भी इन महिलाओं ने महसूस किया कि इस गरिमापूर्ण वेश्या से उनके विचार काफी मिलते हैं। वे उसके प्रति लगाव महसूस करने लगी। रात के 10 बज चुके थे। अब खाने की टोकरी भी खाली हो चुकी थी और वे इसके इतनी जल्दी खत्म हो जाने पर दुख व्यक्त कर चुके थे। बातचीत कुछ देर और चली, लेकिन खाना खत्म होने के बाद बातों में गर्माहट नहीं थी। रात का अंधियारा घना होता जा रहा था। उन्हें ठंड भी काफी लगने लगी थी। चर्बी की गुड़िया मोटापे के बावजूद ठंड से कांप रही थी। मदाम ब्रेविल ने अपना फुट स्टोव उसकी ओर बढ़ा दिया। स्टोव में सुबह से कई बार ईंधन डाला जा चुका था। चर्बी की गुड़िया उस पर खुशी खुशी पैर सेकने लगी। कार्ल लमादो और लवासो की पत्नियों ने भी अपने स्टोव दोनों ननों की ओर बढ़ा दिए। कोचवान ने लालटेनें जला दी थी। मध्यम रोशनी में घोड़ों के पसीने से चमकते जिस्म के आगे बस झाग का बादल दिख रहा था। सड़क के दोनों ओर पड़ रही रोशनी में बर्फ गाड़ी के साथ साथ लुढ़कती दिखाई दे रही थी। गाड़ी के भीतर कुछ भी दिख नहीं रहा था। अचानक चर्बी की गुड़िया और कोर्नेत के बीच कुछ हरकत हुई। घनी परछाइयों के बीच आंखें फाड़कर देखने की कोशिश कर रहे लवासो ने यह महसूस किया कि लंबी दाढ़ी वाला आदमी झटके से पीछे हटा है, जैसे उसे एक बेआवाज वार लगा हो। सड़क पर दूर रोशनी दिखाई दी। यह टोटी था जहां पहुंचने में उन्हें 11 घंटे लग गए थे, और यदि घोड़ों को खिलाने और उन्हें आराम देने के 2 घंटे जोड़ दिए जाए तो कुल 13 घंटे। कस्बे में घुसने के बाद गाड़ी कॉमर्स होटल के बाहर रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक परिचित आवाज से यात्री चौंक पड़े। यह सड़क पर तलवार टकराने की आवाज थी। फौरन ही अंधेरे में एक जर्मन आवाज सुनाई दी। गाड़ी में बैठे यात्री दम साधे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के बाहर मौत उनका इंतजार कर रही है। इस बीच कोचवान लालटेन लेकर आ गया। उसने लालटेन गाड़ी के अंदर की ओर दिखाई
गाड़ी में आमने सामने बैठे फक पड़ी चेहरे वाले यात्रियों के मुंह खुले हुए थे और उनकी आंखें डर और आश्चर्य से फैली थी। बाहर कोचवान के बगल में एक जर्मन अफसर खड़ा था। सुनहरे बालों वाले पतले बेहद लंबे युवा सैनिक ने वर्दी ऐसे कसकर डांट रखी थी जैसे किसी युवती ने चोली कस रखी हो। उसने सिर पर कपड़े की चपटी टोपी पहन रखी थी जिससे वह किसी अंग्रेजी होटल का पोर्टर लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी बड़ी नुकीली मूछें थी जिनकी नोक इतनी पतली थी कि कोई यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मूछें कहां खत्म होती है। भारी मूछों के कारण होठों के पास सिलवटें पड़ गई थी। उसने फ्रांसीसी में लोगों से गाड़ी से उतरने का अनुरोध किया। कृपा करके आप नीचे उतरेंगे। सबसे पहले दोनों नने नीचे उतरे। इसके बाद काउंट और काउंटेस नीचे आए। इसके बाद उद्योगपति और उसकी पत्नी, फिर लवासो और उसकी पत्नी बाहर निकले। गाड़ी से उतरते ही लवासो ने अफसर से कहा, गुड इवनिंग सर। इसमें आदर से अधिक दूरदर्शिता थी। सभी ताकतवर लोगों की तरह वह अफसर धृष्टतापूर्वक चुप रहा और उन्हें बिना कुछ बोले देखता रहा। दरवाजे के पास बैठने के बावजूद चर्बी की गुड़िया और कोर्नोदेस सबसे बाद में उतरे। चर्बी की गुड़िया के लिए अपने गुस्से पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि लोकतंत्र समर्थक उदासी से हाथ हिला रहा था और उसकी लंबी दाढ़ी कांपती सी और पहले से ज्यादा लाल लग रही थी। वे अपनी गरिमा बनाए रखना चाहते थे क्योंकि यहाँ पर वे अपने महान देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अपने पड़ोसियों के समर्पण से क्षुब्ध चर्बी की गुड़िया ज्यादा गरिमामय दिखने की कोशिश कर रही थी। वह सहयात्रियों के लिए एक मिसाल पेश करना चाहती थी और उसने यात्रा की शुरुआत से जारी अपनी विरोधपूर्ण मुद्रा बनाए रखी। वे होटल की बड़ी सी रसोई में आ गए थे। जर्मन अफसर ने जनरल इन चीफ द्वारा जारी यात्रा संबंधी दस्तावेजों, जिनमें उनके नाम, पते और व्यवसाय के बारे में जानकारी दी गई थी, की मांग की। कागजात की बारीकी से जांच करने तथा लोगों के दस्तखतों का मिलान करने के बाद उसने कहा, यह तो ठीक है, और बाहर चला गया। काफी देर से किसी अनहोनी आशंका से परेशान यात्रियों ने अब जाकर राहत की सांस ली। उन्हें भूख लगाई थी, इसलिए तुरंत खाने का आदेश दिया गया। खाना परोसने में आधे घंटे का समय था और 2 नौकर इसमें लगे थे। वे अपने अपने कमरों की ओर चल दिए। उनके कमरे एक गलियारे के दोनों ओर बने थे। ये गलियारा आगे एक बड़े चमकदार पालिश वाले दरवाजे पर समाप्त होता था। आखिरकार सब खाने की मेज पर इकट्ठा हुए। वहां होटल का मालिक भी मौजूद था। वह किसी समय घोड़ों का व्यवसाय करता था। दमे का मरीज यह व्यक्ति हमेशा छींकता रहता था तथा उसके गले में खराश रहती थी। उसके पिता ने उसे फुलेनबी नाम दिया था। उसने पूछा, क्या मिस एलिजाबेथ रूसे यहां है? चर्बी की गुड़िया ने चौंक कर कहा, हाँ, मैं ही हूं। प्रशियाई अफसर आपसे तुरंत बात करना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, अगर आपका नाम ही मिस एलिजाबेथ रूसे है तो। वह थोड़ी परेशान हो गई और एक पल सोचकर बोली, यह मेरा ही नाम है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। चर्बी की गुड़िया के इस जवाब से लोग बेचैन हो उठे। वे इस आदेश का कारण जानने की कोशिश करने लगे। काउंट ने लड़की के पास जाकर कहा, आप शायद गलती कर रही हैं, मदाम। आपके इनकार से मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, न केवल आपके लिए बल्कि आपके साथियों के लिए भी। जिनके पास ताकत है उनका प्रतिरोध करना उचित नहीं होता। इस अनुरोध से कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। हो सकता है कि कोई औपचारिकता बाकी रह गई हो। सभी ने काउंट की राय से सहमति जताई और उसे हर तरह से मनाने की कोशिश में जुट गए। उन सबको डर लग रहा था कि आदेश का पालन नहीं होने के बुरे नतीजे हो सकते हैं। आखिरकार वह तैयार हो गई। उसने कहा, यह मैं आप लोगों के लिए कर रही हूं, यह समझ लीजिए। काउंटेस ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, और हम इसके लिए तुम्हारे बहुत आभारी हैं। वह बाहर चली गई। उसके जाने तक सभी खड़े रहे। सभी ने लड़की के स्थान पर अपना बुलावा न आने के लिए भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपना बुलावा आने पर वे क्या कहेंगे इसके लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करने लगे। लेकिन 10 मिनट बाद ही लड़की वापस आ गई। वह हाँफ रही थी। गुस्से से उसका चेहरा लाल था। वह हकलाते हुए बोली, ओह, लुच्चा लफंगा कहीं का। सब उसके आसपास जमा हो गए, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया।
जब काउंट ने जोर दिया तो वह बोल पड़ी, यह आपके मतलब की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं बता सकती। फिर वे सब मेज पर बैठे शोरबे के बड़े से पतीले के इर्द गिर्द बैठ गए, जिसमें से पत्ता गोभी की गंध आ रही थी। खतरे के बावजूद खाना खुशी खुशी खाया गया। दोनों ननों और लवासों ने पैसे बचाने के लिए सेब की शराब ली थी, जो अच्छी निकली थी। बाकियों ने वाइन की मांग की और कोरनोदे ने बियर मंगाई। वह बियर की बोतल के ढक्कन को नजाकत से खोलकर गिलास में डाल रहा था। उसने ध्यान से गिलास को भरा और बियर के रंग को परखने के लिए उसे उठाकर रोशनी में देखा। पीते हुए उसकी घनी दाढ़ी में बियर की झाग लग गई। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थी और वह अपने गिलास में झिलमिलाते पेय को बड़े गौर से देख रहा था। उसके हाव भाव में कुछ ऐसी बात थी मानो वह जिस काम के लिए जन्मा है उसे ही अंजाम दे रहा है। कहा जा सकता है कि उसके मस्तिष्क में उसके जीवन की दो खास अनुरक्तियों का मिलन हो रहा था, एक तो हल्की शराब और दूसरी क्रांति। यकीनन वह दूसरी के बारे में सोचे बिना पहली वाली का स्वाद नहीं ले सकता था। फोलेनवी और उसकी पत्नी मेज के दूसरे छोर पर भोजन कर रहे थे। दमे के कारण फोलेनवी की सांस भाप के इंजन की तरह चल रही थी। उसे खाते वक्त बात करने में बेहद परेशानी हो रही थी, लेकिन उसकी पत्नी काफी वाचाल थी। प्रशियाइयों ने यहां आने के बाद क्या किया, क्या कहा, इन सब चीजों का वह विस्तृत ब्यौरा दे रही थी। उसकी बातों में नफरत थी, क्योंकि प्रशियाइयों के कारण उसे आर्थिक क्षति हो रही थी और उसके दो बेटे सेना में थे। वह खास तौर से काउंटेस से बातें कर रही थी और ऊंचे रुतबे वाली महिला से बात करके गदगद थी। जब वह कोई गंभीर बात करने के लिए अपनी आवाज धीमी करती तो उसका पति समय समय पर उसे टोकता, मदाम फोलेनवी, आपके लिए बेहतर है कि आप चुप रहें। लेकिन वह उसकी ओर ध्यान दिए बिना इस तरह बोलती रहती, हाँ मदाम, ये लोग बस हमारे आलू और सुअर का गोश्त नहीं खा रहे हैं, बल्कि हमारा सारा सुअर का गोश्त और आलू खाए जा रहे हैं। आप ये न सोचे कि वे ठीक ठाक लोग हैं। अरे नहीं, वे ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। जरा उन्हें दिन में घंटों कवायद करते हुए देखिए। कभी मार्च करते हुए आगे जाते हैं तो कभी मार्च करते हुए पीछे आते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। वे अपने देश में खेती करते होंगे या कम से कम सड़कें बनाने का काम करते होंगे। लेकिन मदाम, यह सैनिक किसी के लिए फायदेमंद नहीं है। गरीब लोगों को उनका पेट भरना पड़ता है, न करे तो जान से हाथ धोना पड़े। मदाम, ये सही है कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन जब मैं किसी को सुबह से रात तक गुस्सा करके अपनी सेहत चौपट करते हुए देखती हूं तो मैं कहती हूं, जब इतने सारे लोग बेकार पड़े हैं तो फिर किसी को गड़बड़ी करने के लिए जहमत उठाने की क्या जरूरत है। लोगों की हत्या करना, चाहे वह प्रशियाई हो या अंग्रेज, पोलिश हो या फ्रांसीसी, बिल्कुल गलत है। यदि किसी ने कोई नुकसान किया और दूसरा उसका बदला लेता है तो उसे सजा दी जाती है। लेकिन जब वे हमारे लड़कों को मौत के घाट उतारते हैं जैसे शिकार कर रहे हो, तो इसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया जाता है, बल्कि सबसे ज्यादा तबाही मचाने वालों को सबसे बढ़कर तमगे मिलते हैं। मेरी समझ में यह बात कभी नहीं आई, कोरनुदे ने कहा। जंग के नाम पर शांतिपूर्ण पड़ोसी पर हमला करना बर्बरता है, लेकिन जब कोई अपने देश की रक्षा करता है तो यह पवित्र कार्य बन जाता है। बूढ़ी औरत ने सिर झुका लिया। हाँ, यदि कोई अपनी रक्षा करता है तो यह अलग बात है, लेकिन क्यों नहीं उन राजाओं को मार डालने का बीड़ा उठाया जाता जो अपनी खुशी के लिए लोगों को जंग की आग में झोंक देते हैं। कोरनुदे की आंखें चमक उठी। धन्य है मेरे देश की औरत, उसने कहा। कार्ल लमादो इस सारे प्रकरण पर विचार कर रहा था। हालांकि उद्योगपति होने के कारण उसके अपने विचार थे, लेकिन इस किसान औरत की समझ ने उसे यह हिसाब लगाने पर मजबूर कर दिया था कि अगर सारे शरारती तत्वों और अनुत्पादक फौजियों को किसी औद्योगिक काम में लगा दिया जाए तो कितनी समृद्धि पैदा होगी। लुवासो ने उठते समय होटल मालिक से धीरे से कुछ कहा। बूढ़ा आदमी जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा और उसने प्रशियाइयों के जाने के बाद वसंत में 6 पेटी शराब खरीदने का वादा किया। खाना खत्म होने के साथ ही यात्रियों पर थकान हावी होने लगी और वे अपने कमरों की ओर चल दिए। लेकिन लुवासो की नजरों ने कुछ ताड़ लिया था। पत्नी के सोने के बाद लुवासो ने अपने कान दीवार के एक छेद के साथ लगा दिए।
जिससे वह उन चीजों का पता लगा सके जिन्हें गलियारे के रहस्य कहा जाता है। 1 घंटे बाद कुछ आहट सुनाई दी। दरवाजे में बने सुराख से उसने देखा, सफेद लेस से सजा नीले रंग का ऊनी सोने का गाउन पहने चर्बी की गुड़िया, जो और मोटी लग रही थी, चली जा रही है। उसके हाथ में मोमबत्ती थी। वह गलियारे के छोर वाले बड़े दरवाजे की ओर जा रही थी, लेकिन बगल का एक दरवाजा खुल गया और कुछ मिनट बाद जब वह वापस लौटी तो उसके पीछे कोरनोदे भी आ रहा था। दोनों ने रुककर धीमी आवाज में कुछ बात की। चर्बी की गुड़िया पूरी ताकत से उसे कमरे में घुसने से रोक रही थी। पहले धीमी आवाज में हो रही बातचीत अब तेज आवाज में होने लगी थी। दुर्भाग्य से लुआसो ज्यादा कुछ नहीं सुन सका, लेकिन कुछ बातें जरूर छनकर उस तक पहुंच गईं। कोरनोदे लड़की से कह रहा था, आओ ना, तुम तो बेवकूफ हो, इससे क्या नुकसान हो सकता है। उसने जवाब में कहा, नहीं प्यारे, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं जब ऐसी चीजें ठीक नहीं होती हैं। यहां ऐसा करना शर्मनाक होगा। वह समझा नहीं और फिर से इसकी वजह पूछी। इस पर वह ऊंची आवाज में बोल पड़ी, क्यों? तुमको यह बात समझ नहीं आती कि प्रशियाई हमारे घरों में घुस चुके हैं, बल्कि हमारे बगल के कमरे में ही है। वह चुप था। वेश्या की इस देशभक्तिपूर्ण शर्म ने कोरनोदे की सोई गरिमा को भी जगा दिया। लड़की को बस चूमने के बाद वह तेजी से अपने कमरे में चला गया। लुआसो बहुत रोमांचित था। उसने दरवाजे में बने छेद से हटकर कमरे में एक चक्कर लगाया, पायजामा पहना और अपनी हड्डियल संगिनी को चूमकर अचानक जगा दिया और फुसफुसाते हुए बोला, प्रिय, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? पूरे होटल में शांति छा चुकी थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कहीं से, शायद तहखाने से या फिर दुछत्ती से, जोरदार खर्राटों की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ी सी केतली पदक रही हो। मैं फूलनवी सो चुके थे। अपनी योजना के अनुसार उन्हें दूसरे दिन सुबह 8 बजे उठकर आगे की यात्रा के लिए रवाना होना था। सुबह सारे यात्री रसोई में एकत्र हो चुके थे, लेकिन गाड़ी जिसकी छत पर बर्फ पड़ी थी, घोड़ों और कोचवान के बगैर होटल परिसर में खड़ी थी। उन्होंने अस्तबल से लेकर हर जगह कोचवान की तलाश कर डाली, लेकिन वह नहीं मिला। हारकर वे उसे खोजने के लिए बाहर निकल पड़े। थोड़ी ही देर में वे एक चौराहे पर थे, जिसके एक तरफ गिरजाघर और दूसरी ओर छोटे छोटे मकान बने हुए थे। उन्हें यहां कुछ प्रशियाई सैनिक दिखे। इनमें से एक आलू छील रहा था। थोड़ा आगे जाने पर एक अन्य सैनिक नाई की दुकान साफ करता हुआ मिला। एक दूसरा, जिसकी आंखों तक दाढ़ी थी, एक रोते बच्चे को गोद में लेकर शांत करने का प्रयास कर रहा था। किसान औरतें, जिनके पति सेना के साथ गए हुए थे, अपने विजेताओं को इशारे से बता रही थी कि उन्हें क्या करना है। लकड़ी काटने, शोरबा पकाने, कॉफी के बीज पीसने से लेकर कुछ भी करने को एकदम तैयार। इनमें से एक तो अपनी मेजबान, एक बूढ़ी नानी के कपड़े तक धो रहा था। काउंट यह सब देख आश्चर्यचकित था। उसने चर्च के एक कर्मचारी से जब इस बारे में पूछा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ओह, ये लोग दुष्ट नहीं है, ये वे प्रशियाई नहीं है जिनके बारे में हम सुनते हैं। ये कहीं दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये देश में अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर आए हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, ये भी अपने घरों को याद करके रोते होंगे। वे उतने ही दुखी हैं जितने कि हम लोग। यहां पर फिलहाल उतना दुख नहीं है, क्योंकि वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और यहां पर वे वैसे ही काम करते हैं जैसे अपने घरों पर करते होंगे। गरीबों को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ती है। ये सब युद्ध की देन है। कोरनोदे को विजेताओं और पराजितों के बीच घनिष्ठ रिश्ता पच नहीं रहा था और उसने होटल में रहना ज्यादा मुनासिब समझा। लुआसो इस मौके पर भी मजाक करने से नहीं चूका। ये लोग इस जगह को नए सिरे से आबाद करेंगे। मी कारल अमादो ने गंभीरता के साथ कहा, वे अपनी गलतियां सुधार रहे हैं। बहरहाल उन्हें अपना कोचवान नहीं मिला। काफी देर तक खोजने के बाद आखिरकार वह उन्हें कस्बे के एक कफ्रे में मिला, जहां वह तोपखाने के अफसर के साथ बैठा था। काउंट ने उसे आवाज दी, क्या तुम्हें 8 बजे तैयार रहने को नहीं कहा गया था? हाँ, कहा तो गया था, लेकिन उसके बाद मुझे एक और आदेश दिया गया था। किसने दिया? प्रशियाई कमांडर ने। उसने क्या आदेश दिया? गाड़ी न तैयार करने का।
क्यों? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बेहतर होगा आप उन्हीं से जाकर पूछें। उन्होंने मुझे गाड़ी न तैयार करने का हुक्म दिया था और मैंने वही किया। क्या उन्होंने तुमको यह आदेश खुद दिया? नहीं, उनकी तरफ से होटल मालिक ने आदेश दिया। कब की बात है यह? कल रात जब मैं सोने जा रहा था। तीनों पुरुष परेशान हाल वापस होटल लौट आए। उन्होंने फोलेनबी के बारे में पूछा तो नौकर ने बताया कि दमे के मरीज होने के कारण वह 10 बजे से पहले नहीं उठते और आग लगने के अलावा किसी और कारण से उसके पहले न जगाने की उन्होंने सख्त हिदायत दे रखी है। वे अफसर से मिलना चाहते थे, लेकिन यह असंभव था क्योंकि होटल में रहने के दौरान सिर्फ फोलेनबी ही उससे नागरिक मामलों पर बातचीत कर सकता था। उनके सामने प्रतीक्षा करने के सिवा और कोई रास्ता न था। महिलाएं अपने कमरों में चली गईं और बेकार के कामों में जुट गईं। कोर्नोदे रसोई की बड़ी चिमनी के पास बैठ गया, जहां तेज आग जल रही थी। उसने कफे से एक छोटी मेज मंगाई तथा बियर का ऑर्डर दिया। इसके बाद उसने अपना पाइप सुलगा लिया, जो लोकतंत्र प्रेमियों के बीच खुद उसके जैसे ही अहम जगह रखता था, क्योंकि कोर्नोदे की सेवा करने के जरिए वह अपने देश की सेवा कर रहा था। उसका पाइप बेहद खूबसूरत था। उसका रंग अपने मालिक के दांतों की तरह ही काला था, लेकिन वह चमकदार, पकड़ने में आसान और हर तरह से उपयुक्त था। कोर्नोदे निश्चल बैठा था। उसकी आंखें चिमनी के नीचे जलती आग की लपटों और अपने प्रिय पेय पर जमी हुई थी। बियर के हर घूंट के साथ वह संतुष्ट भाव से अपनी पतली उंगलियां अपने बचे खुचे खिचड़ी बालों में फिराता और फिर बियर की झाग से भीगी मूंछों को चाटता था। टांगे सीधी करने के बहाने ल्वासो देहात के दुकानदारों से अपनी शराब के लिए ऑर्डर लेने निकल गया। काउंट और मिल मालिक ने राजनीति पर चर्चा शुरू कर दी। उन्हें फ्रांस का भविष्य साफ दिखाई दे रहा था। एक को ऑलियंस एक दोहराए जाने का भरोसा था, तो दूसरे को एक ऐसे अज्ञात नायक की प्रतीक्षा थी जो निराशा के द्वार में देश की रक्षा करने को अचानक प्रकट हो जाएगा। कोई ग्वस्क्लेन या जोन ऑफ आर्क या क्या पता, एक और नेपोलियन प्रथम सामने आ जाए। काश राजकुमार अभी बच्चे ना होते। ऑर्लियंस फ्रांस का एक शहर, जिसे जोन ऑफ आर्क के नेतृत्व में अंग्रेजी कब्जे से मुक्त कराने के साथ ही फ्रांसीसियों की जीत का सिलसिला शुरू हो गया था। कोर्नोदे उनकी बातें सुनते हुए इस तरह मुस्कुरा रहा था जैसे भविष्य का पता सिर्फ उसे ही हो। उसके पाइप से निकलता धुआं रसोई में खुशबू बिखेर रहा था। जैसे ही 10 बजे फोलेनबी आता दिखाई दिया, उन्होंने जल्दी जल्दी उस पर सवाल दागने शुरू कर दिए, लेकिन उसने बगैर किसी हेर फेर के 2-3 बार यही शब्द दोहराए। अफसर ने मुझसे कहा, देखो फोलेनबी, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन यात्रियों को ले जाने के लिए कल गाड़ी न तैयार की जाए। मेरे आदेश के बगैर वे यह कस्बा नहीं छोड़ेंगे, बस आगे कुछ नहीं। उन्होंने अफसर से मिलने की इच्छा जताई। काउंट ने उसे अपना कार्ड भेजा, जिस पर कारल अमादो ने अपना नाम तथा सारी उपाधियां भी लिख डाली। प्रशियाई ने कहलवाया कि नाश्ता लेने के बाद यानी दोपहर 1 बजे वह इन दोनों से मिलेगा। महिलाएं एक बार फिर खाने की मेज पर इकट्ठा हुई और खामोशी से थोड़ा बहुत खाना खाया। चर्बी की गुड़िया बीमार और परेशान लग रही थी। वे लोग अपनी कॉफी खत्म कर रहे थे कि अफसर की तरफ से बुलावा आ गया। ल्वासो भी उनके साथ हो लिया। उन लोगों ने अफसर के सामने और गंभीर प्रभाव छोड़ने के इरादे से कोर्नोदे को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उसने गर्व से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसे जर्मनों से कोई लेना देना नहीं। वह फिर आग के पास जाकर बैठ गया और 1 लीटर बियर का आदेश दे दिया। सीढ़ियां चढ़ने के बाद जब वे तीनों अफसर के कमरे में घुसे तो उन्होंने पाया कि यह होटल का सबसे शानदार कमरा था। आराम कुर्सी पर बैठे जर्मन अफसर ने अपने पांव सामने मेंटल पीस पर टिका रखे थे। वह एक लंबा पोर्सिलेन का पाइप पी रहा था और उसने एक भड़कीला ड्रेसिंग गाउन पहन रखा था, जो निस्संदेह घटिया पसंद वाली किसी व्यक्ति के घर से लूटा गया था। वह न कुर्सी से उठा न उनका अभिवादन लिया, बल्कि वह उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था। यह सब सैनिक विजेता में तब्दील हो गए बदमाश के स्वाभाविक पाजीपन की गवाही देता था। कुछ पल बाद उसने कहा, क्या चाहते हैं आप लोग? काउंट अब प्रवक्ता की भूमिका में आ गया। सर, हम अपनी यात्रा आगे जारी रखना चाहते हैं। नहीं, क्या मैं इनकार का कारण पूछ सकता हूं? क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है।
लेकिन मैं आपको सादर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपके जनरल इन चीफ ने हमें देव जाने की अनुमति दी है, और जहां तक मुझे जानकारी है, हमने भी आपकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं की है। मैं नहीं चाहता, बस इतना ही काफी है। आप लोग जा सकते हैं। तीनों ने झुककर अभिवादन किया और लौट गए। दोपहर काफी उदास रही। वे यह अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि जर्मन अफसर क्या चाहता है। सबके दिमाग में एक ही विचार कौंध रहा था कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। सब रसोई में जमा थे और उनके बीच इस मसले पर अंतहीन बहस जारी थी। उनके मन में दुनिया भर की आशंकाएं जन्म ले रही थी। शायद उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, लेकिन किस कारण से? या उन्हें बंदी बना लिया जाएगा, या शायद रिहाई की एवज में मोटी रकम मांगी जाएगी। ये विचार आते ही उनमें दहशत समा गई। जो जितना अमीर था वह उतना ही डरा हुआ था। उन्हें अभी से दिख रहा था कि वे अपनी जान के बदले इस धृष्ट सैनिक अफसर को सोने की थैलियां चढ़ा रही है। वे अपनी समृद्धि को छिपाकर गरीबों जैसा दिखने के उपाय सोचने में लग गए। लुआसो ने अपनी घड़ी में लगी सोने की चेन को उतारकर जेब में छिपा लिया। रात गिरने के साथ ही उनका डर बढ़ गया। रात के भोजन में अभी 2 घंटे का समय बाकी था, इसलिए मदाम लुआसो ने ताश खेलने का प्रस्ताव रखा। इससे सबका ध्यान बटा रहेगा। सबने इस प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कोर्नोदे पाइप पी चुका था और वह भी विनम्रता दिखाते हुए खेल में शामिल हो गया। काउंट पत्ते फेंक रहा था और चर्बी की गुड़िया पहले द्वार में ही हारकर बाहर हो गई। खेल में वे ऐसा रमे कि दिलों में समाया डर भूल सा गया। कोई देख रहा था कि लुआसो यहां भी धूर्तता से काम ले रहा था। जब वे खाने की मेज पर जा रहे थे, तभी मीर फुलेनवी फिर दिखाई दिए और खरखराती आवाज में जोर से कहा, रशियाई अफसर ने मुझे मिस एलिजाबेथ रूसे से यह पूछने का आदेश दिया है कि क्या उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। चर्बी की गुड़िया खड़ी रह गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर अचानक उसका चेहरा लाल हो गया और उसका गुस्सा उबल पड़ा। पहले तो वह कुछ नहीं बोल सकी। आखिरकार वह भड़क कर बोली, तुम उस गंदे जानवर, उस बेवकूफ मुर्दार प्रशियाई से जाकर कह सकते हो कि मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। नहीं नहीं, कभी नहीं, समझे तुम। होटल मालक चला गया। यात्रियों ने चर्बी की गुड़िया को चारों ओर से घेर लिया और अफसर के साथ हुई उसकी बातचीत के बारे में पूछने लगे। उसने पहले तो प्रतिरोध किया, लेकिन फिर परेशान होकर बोल पड़ी, वह क्या चाहता है? सचमुच आप यह जानना चाहते हैं कि वह क्या चाहता है? वह मेरे साथ सोना चाहता है। सबकी जबान पर ताले लग गए। शोक से उनको बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। कोर्नोदे ने इतने जोर से मेज पर मुक्का मारा कि गिलास गिरकर टूट गया। इस घृणित सैनिक के खिलाफ रोष के स्वर फूट पड़े। गुस्से का एक प्रस्फोट सा हुआ। एक प्रतिरोधी एकजुटता फौरन कायम हो गई, मानो उस लड़की से वसूली जा रही कुर्बानी के साथ साथ उनमें से हर एक से मांग की गई हो। काउंट ने अधिकारपूर्ण स्वर में कहा, उन्होंने साबित कर दिया है कि वे असभ्य और जंगली हैं। महिलाओं ने विशेष रूप से चर्बी की गुड़िया के प्रति हमदर्दी जताई। दोनों भली ननों ने, जो सिर्फ खाने के वक्त ही दिखाई देती थी, अपने सिर झुका लिए और कुछ नहीं कहा। बहरहाल गुस्से की पहली लहर गुजर जाने के बाद उन्होंने खाना खा लिया, लेकिन बातचीत काफी कम हुई। वे सोच रहे थे। महिलाएं खाना खाकर जल्द ही कमरे में सोने चली गई। पुरुष वहां बैठे पाइप पीते रहे। उन्होंने ताश खेलने का फैसला किया और फोलेनवी को भी आमंत्रित किया। वे उससे अफसर को मनाने के बारे में कुछ पूछना चाहते थे, पर वह पूरी तरह खेल में रमा हुआ था, मानो उनकी बातें उसे सुनाई ही नहीं दे रही हो। कुछ पूछने पर वह कहता, खेल पर ध्यान दीजिए सर, खेल पर। वह ऐसा डूबा था कि बंक हारकर कफ निकालना भी भूल गया। उसके सीटी मारते फेफड़ों से पूरी सरगम निकल रही थी, गहरे भारी सुरों से लेकर मुर्गे की कुड़कुड़ाहट तक। वह खेल में इतना रम चुका था कि एक नींद पूरी करके आई पत्नी के बुलाने पर भी नहीं उठा। आखिरकार वह अकेले ही सोने चली गई, क्योंकि वह जल्दी सोने और सुबह तड़के उठने वाली महिलाओं में से थी, जबकि उसका पति उल्लू की तरह दोस्तों के साथ पूरी रात काट देने वालों में था। फुलेनवी ने उसे आवाज दी, मेरा क्रीम लगा मुर्गा आग के पास रख देना, और फिर खेल में रम गया। जब यात्रियों ने देखा कि फुलेनवी से उन्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं,
तो उन्होंने खेल बंद कर सोने का फैसला किया। अगले दिन वे सब जल्दी ही उठ गए। उनके मन में कहीं से यह उम्मीद थी कि शायद उन्हें यात्रा की अनुमति मिल जाए। एक और दिन उस भयानक सराय में गुजारने का भय इस उम्मीद को और बढ़ा रहा था। पर आज फिर घोड़े अस्तबल में ही थे और कोचवान गायब था। कुछ नहीं सूझा तो वे यूं ही जाकर गाड़ी के इर्द गिर्द टहलने लगे। सुबह का नाश्ता किसी को अच्छा नहीं लग रहा था और यह साफ था कि मोटी लड़की के प्रति लोगों के व्यवहार में एक ठंडापन आ गया था। रात के दौरान जब मन शांत होता है, उन्होंने अपने फैसले में कुछ सुधार कर लिया था। वे मन ही मन लगभग यह मना रहे थे कि काश प्रशियाई अफसर को रात में चुपके से यह लड़की मिल जाती और उसके सहयात्रियों को सुबह एक सुखद आश्चर्य होता। इससे बेहतर क्या हो सकता था? और फिर किसी को पता भी कहां चलता। वह अफसर से कह सकती थी कि उससे अपने साथियों की परेशानी नहीं देखी जा रही थी, इसलिए वह उसका कहा मान रही है। वैसे भी ऐसी लड़कियों को इन सब बातों का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी अभी इस विचार को प्रकट करने की हिम्मत नहीं रखता था। दोपहर में जब वे बोरियत से मरे जा रहे थे तो काउंट ने गांव की तरफ घूमकर आने का प्रस्ताव रखा। सबने गर्म कपड़े लपेटे और एक छोटा सा दल गांव की ओर निकल पड़ा। बस कोरनूदे और दोनों नने उनके साथ नहीं गईं। कोरनूदे आग के पास जाकर जमा रहा। दोनों नन्नों का ज्यादा समय गिरजाघर में बीतता था या पादरी के पास। धीरे धीरे ठंड बढ़ती जा रही थी। उनके नाक और कान ठंड से लाल हो रहे थे, पैर सुन्न हो रहे थे। उनके लिए एक एक कदम उठाना मुश्किल हो रहा था। थोड़ी देर बाद वे मैदान में पहुंचे जो पूरी तरह बर्फ से ढंका हुआ था। अंतहीन सफेदी के इस विस्तार ने उन्हें और अधिक उदास कर दिया। वे सब भारी दल से वहां से तुरंत वापस हो लिए। चारों महिलाएं तीनों पुरुषों से आगे चल रही थी। लुवासो, जो हालात को समझ रहा था, अचानक पूछ बैठा कि क्या उन्हें लगता है कि वह लड़की उन्हें यहां रोके हुए है? हमेशा शिष्टता बरतने वाले काउंट ने कहा कि यदि वह अपनी इच्छा से जाए तो ठीक, अन्यथा इतनी बड़ी कुर्बानी के लिए उस पर दबाव नहीं डाल सकते। कारा लमादो ने आशंका जताई कि यदि फ्रांसीसी सेना द्वीप के रास्ते वापसी करती है तो दोनों सेनाओं के बीच टोटे में भिड़ंत होने की पूरी संभावना है। यह बात सुनकर दोनों ओर परेशान हो गए। वासो ने पूछा, क्या हम यहां से पैदल नहीं जा सकते? काउंट ने कंधे उचकाते हुए कहा, इस हिमपात में पत्नियों के साथ पैदल जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया भी तो वे 10 मिनट के अंदर हमारा पीछा करके हमें पकड़ लेंगे। हमें बंदी बना लिया जाएगा और हम सब इन सैनिकों की दया पर होंगे। ये बात सच थी और एक बार फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। महिलाएं अपने कपड़ों के बारे में बातें कर रही थी, लेकिन उनकी बातों में खालीपन का एक एहसास था। अचानक सड़क पर सामने की ओर से जर्मन अफसर आता दिखाई दिया। वर्दी में कसी उसकी लंबी ततैया जैसी आकृति बर्फीले मैदान की पृष्ठभूमि में साफ दिख रही थी। वह टांगे खोलकर मार्च सा करता आ रहा था। यह एक खास सैनिक ढंग की चाल होती है जिसका मकसद होता है कि बड़े ध्यान से चमकाए गए जूते आपस में घिसकर बदरंग न हो जाए। महिलाओं की बगल से गुजरते हुए उसने अपना सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया, जबकि पुरुषों की तरफ हिकारत भरी निगाह डालकर आगे बढ़ गया। पुरुषों ने भी उसकी तरफ न देखकर अपने सम्मान को बरकरार रखा। सिर्फ लुवासो ने अपना हेड उठाने का इशारा भर किया। चर्बी की गुड़िया के कान गुस्से से लाल हो गए और उसके साथ चल रही महिलाओं को हासा अपमान बोध हुआ, क्योंकि वे उस लड़की के साथ चल रही थी जिसके साथ अफसर इतने अशिष्ट ढंग से पेश आया था। लेकिन जल्द ही उस अफसर की कदकाठी और उसका चेहरा मोहरा उनकी बातों का विषय बन गया। मदाम कारा लमादो, जो कि कई अफसरों को नजदीक से जानती थी, इसलिए वह खुद को इन मामलों का विशेषज्ञ मानती थी। उसे यह अफसर खासा भा गया था, यहां तक कि उसे इस बात का मलाल था कि वह फ्रेंच नहीं था, नहीं तो वह एक ऐसा खूबसूरत हुस्सार साबित होता जिसका साथ पाने के लिए औरतें लालायित रहती। होटल लौटकर फिर किसी के पास कोई काम नहीं था। इन परिस्थितियों के बारे में कुछ तीखी टिप्पणियां की गईं। खाने की मेज पर भी लोग चुप्पी साधे रहे और भोजन लेने के तुरंत बाद लोग सोकर समय बिताने के लिए अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन सुबह एक बार फिर सब इकट्ठा हुए।
अब उनके चेहरों पर परेशानी साफ झलक रही थी। महिलाएं अब चर्बी की गुड़िया से इक्का दुक्का शब्द ही बोल रही थी। तभी गिरजाघर की घंटियां सुनाई दी। शायद किसी का बपतिस्मा हो रहा था। चर्बी की गुड़िया की एक बच्चा था जो इवेतो में किसानों के पास पल रहा था। पिछले 1 साल से उसने बच्चे को देखा नहीं था, उसे याद तक नहीं किया था। लेकिन किसी बच्चे के बपतिस्मा का ख्याल आते ही उसके मन में अपने बच्चे के लिए कोमल भावनाएं जोर मारने लगी और समारोह में शामिल होने की उसकी इच्छा जाग उठी। जैसे ही वह रवाना हुई, सबने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा और कुर्सियां आसपास खींचकर बैठ गए। वे अब इस मसले का कोई अंतिम हल ढूंढना चाहते थे। लुआसो को एक बात सूझी, चर्बी की गुड़िया को यहाँ छोड़कर उन्हें आगे जाने की अनुमति दे दी जाए। उन्होंने मी फोलनवी के जरिए अफसर तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह वापस आ गया। जर्मन मानव स्वभाव को अच्छी तरह जानता था और उनकी एक नहीं सुनी थी। उसने यह संकेत दे दिया कि उसकी इच्छा पूरी होने तक सबको यहीं रुकना पड़ेगा। अब मिसेस लुआसो का गुस्सा फट पड़ा। उसने कहा, हम यहाँ बूढ़े होकर मरने तक नहीं पड़े रहेंगे। अगर इस औरत का धंधा ही हर किस्म के लोगों के साथ सोने का है, तो वह एक और को कैसे इनकार कर सकती है। मैं कह सकती हूँ कि रुएन में वह किसी में अंतर नहीं करती थी, यहाँ तक कि कोचवानों के साथ भी सो चुकी होगी। हाँ मदाम, प्रीफेक्ट के कोचवान। मैं अच्छी तरह इस बात को जानती हूँ, क्योंकि कोचवान हमारे यहाँ से ही शराब ले जाया करता था। आज इसी औरत के कारण हमें यहाँ सड़ना पड़ रहा है। यह सब्र की इंतहा है। मेरे ख्याल से अफसर अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। वह लंबे समय से अकेलापन सह रहा है और निस्संदेह वह हम तीनों में से किसी को चुन सकता था, लेकिन नहीं, वह तो साझा संपत्ति से ही तसल्ली करने को तैयार है। वह विवाहित महिलाओं का सम्मान करना जानता है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ वह मालिक है। उसे केवल कहने भर की देर थी, मुझे यह चाहिए, और उसके सैनिक हमें जबरन उठाकर ले जाते। दोनों महिलाओं के शरीर में सिहरन दौड़ गई। खूबसूरत मदाम लमादो की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा पीला पड़ गया, मानो वह अफसर को वाकई उसे उठाकर ले जाते देख रही हो। पुरुष बैठकर इस मसले पर विचार विमर्श करने लगे। गुस्से से बौराया लुआसो चाहता था कि उस बज्जात को हाथ पांव बांधकर दुश्मन के पास पहुंचा दिया जाए, लेकिन काउंट की 3 पीढ़ियां राजदूतों से जुड़ी रही थी और उसे कूटनीति का गुण विरासत में मिला था। वह होशियारी से काम लेने के पक्ष में था। उसने कहा, बेहतर है कि हम मिलकर कुछ फैसला करें। वे बैठकर साजिश रचने लगे। महिलाएं अलग बैठी धीमी आवाज में बतिया रही थी। हर कोई सुझाव दे रहा था और बात इधर उधर भटक रही थी। सभी कुछ बहुत सौहार्दपूर्ण था। महिलाएं एकदम अजीबोगरीब बातें भी बड़ी नजाकत और सलीके से कह रही थी। वे जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रही थी, उसे सुनकर कोई भी अजनबी कुछ नहीं समझ पाता। वे काफी विनम्र नजर आ रही थी और इस तरह की बातों से उनके शरीर में बिजलियां कौंध रही थी। वे काफी उत्साहित थी और पूरी रौ में थी। वे बड़े प्यार और ऐन्द्रिकता के साथ बातें कर रही थी, जैसे कोई लालची रसोइया अपने मालिक के लिए स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर रहा हो। इन बातों में उन्हें इतना मजा आने लगा कि उनके दिलों में रौनक लौट आई। काउन को कुछ लतीफे फीके लगे, लेकिन वे इतनी अच्छी तरह सुनाए गए थे कि उसे मुस्कुराना पड़ा। लुआसो ने कुछ अश्लील किस्म के लतीफे सुनाए, लेकिन इस बार किसी ने बुरा नहीं माना। सबके दिमाग में मदाम लुआसो की यह निर्मम बात घूम रही थी। उसका यही धंधा है, तो अफसर के साथ सोने में उसे क्यों परहेज है। मदाम कारल अमादो शायद सोच रही थी कि चर्बी की गुड़िया की जगह वह होती तो एक बार से ज्यादा कभी न मना करती। उन्होंने उसे घेरने की योजना पर विस्तार से चर्चा की, मानो किसी दुर्ग को घेरने जा रहे हो। सबने अपनी अपनी भूमिका बांट ली। उन्होंने हमले की योजना तय की, बहाने सोचे, अचानक धावा बोलकर चौंका देने के उपाय सोचे, ताकि यह जीता जागता दुर्ग दुश्मन को अपने कमरे में स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। कोर्नोदे इन बातों से अलग रहा और इस बहस में उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे अपनी बातों में इतने व्यस्त थे कि चर्बी की गुड़िया के अंदर आने की उन्हें खबर तक नहीं हुई। काउंट ने धीमे से श्श की आवाज की। सबकी आंखें उसकी ओर घूम गईं। अचानक छा गई चुप्पी से लड़की हिचकिचा गई
और कुछ देर के लिए वे भी सकपका गए। काउंटेस ऐसे दोहरेपन की औरों से ज्यादा आदी थी। उसने प्यार भरे अंदाज में उससे पूछा, क्या बपतिस्मा का कार्यक्रम अच्छा रहा? मोटी लड़की में भावनाएं उफान मारने लगी। उसने कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया। उसने कहा, कभी कभी प्रार्थना करना अच्छा होता है। दोपहर के भोजन के समय इन महिलाओं का लड़की के प्रति व्यवहार नम्र था। वे उसका विश्वास जीतना चाहती थी। खाने की मेज पर बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत बलिदान के उदाहरणों से शुरू हुई। उन्होंने प्राचीन उदाहरण दिए जूडिथ और होलोफर्नेस, ल्यूक्रस और सेक्सटस और फिर क्लियोपेट्रा की कहानी सुनाई गई कि वह कैसे अपने रूप का इस्तेमाल कर दुश्मनों को अपने बस में कर लिया करती थी। फिर इन जाहिल धन पशुओं की कल्पना में उपजी एक विचित्र कहानी उसे सुनाई गई कि कैसे रोम की औरतें कापुआ गई थी ताकि वे हन्नीबाल और उसके अफसरों और उसके भाड़ी के सिपाहियों को फुसलाकर अपनी बाहों में सुला दें। उन्होंने उन तमाम औरतों की कहानियां सुनाई जिन्होंने दुश्मन के हाथ में पड़ने के बाद अपने शरीर को जंग का मैदान और सफलता का हथियार बना लिया। उन्होंने एक अंग्रेज परिवार का भी किस्सा सुनाया जिसने अपनी एक औरत को एक खतरनाक बीमारी से संक्रमित कराया ताकि वह बोनापार्ट को बीमार कर सके, लेकिन किसी चमत्कार के चलते बोनापार्ट इस संक्रामक बीमारी से बच गया। ये कहानियां ऐसे रोमांचित कर देने वाले और उत्साह से भर देने वाले अंदाज से सुनाई जा रही थी कि उन्हें सुनकर कोई भी इनके अनुकरण के लिए तैयार हो जाए। इन कहानियों को सुनने के बाद कोई भी महिला इस बात पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकती थी कि उसका एकमात्र कर्तव्य अपने रूप का बलिदान करना और विजेता सैनिकों की शारीरिक जरूरतों को पूरा करना ही है। दोनों नन्हें वहां मौजूद रहकर भी अपने ख्यालों में खोई थी। चर्बी की गुड़िया ने कुछ नहीं कहा। पूरी दोपहर उन्होंने उसे सोचने दिया। वे अब उसे मदाम के बजाय मदमोजाल ईस्ट कहकर पुकारने लगी थी। शायद वे उसका दर्जा नीचे गिराकर उसे उसकी शर्मनाक स्थिति का एहसास कराना चाहती थी। रात का खाना लगने के दौरान मी फुलेनबी एक बार फिर वहां आए और रटे हुए अंदाज में बोले, रशियाई अफसर ने मुझे मिस एलिजाबेथ रूसे से यह पूछने का आदेश दिया है कि क्या उन्होंने अपना फैसला बदल दिया है। चर्बी की गुड़िया ने रूखे अंदाज में कहा, नहीं मोस्यू। भोजन के दौरान गठबंधन फिर कमजोर पड़ गया। रुवासों ने 3 बार नाराजगी में कोई टिप्पणी की। हर किसी ने नए उदाहरण पेश करने के लिए दिमाग दौड़ाया, लेकिन किसी को कुछ नहीं सूझा। काउंटेस को उस समय धार्मिक उपदेश की सख्त जरूरत महसूस हुई। काउंटेस ने बड़ी नन से संतों के परोपकार की कहानियां सुनाने का आग्रह किया। इन संतों के कई कृत्य आज अपराध माने जाते, लेकिन चर्च ने उन्हें क्षमा कर दिया क्योंकि वे भगवान के गौरव या मानवता की भलाई के लिए किए गए थे। यह एक ताकतवर दलील थी। काउंटेस ने इस पर काफी जोर दिया। कुल मिलाकर नन ने जाने अनजाने साजिश को पुरजोर समर्थन दिया था। उन्होंने उसे दब्बू समझ रखा था, लेकिन उसने दिखा दिया था कि वह साहसी, बड़बोली, यहाँ तक कि उग्र भी हो सकती है। ऐसा लगता था कि वह अपनी आस्था पर अडिग है और उसका भरोसा अटूट है। उसने कहा कि अब्राहम का बलिदान तो बहुत सरल था। वह खुद भी दैवी आदेश पर अपने माता या पिता की हत्या कर सकती थी। उसके विचार में कुछ भी बुरा नहीं था। अगर उद्देश्य उच्च हो तो भगवान कभी नाराज नहीं होगा। काउंटेस ने अपनी अनजान सहयोगी की बात को बल प्रदान करने के लिए कहा, साध्य साधन को उचित ठहराता है। फिर उसने उससे पूछा, तो मेरी बहन, तुम यह मानती हो ना कि अगर उद्देश्य अच्छा हो तो भगवान आपकी भावनाओं को स्वीकार करता है? इसमें कोई शक नहीं है मदाम। अगर किसी गलत काम के पीछे भी उद्देश्य पवित्र हो तो वह सत्कार्य बन जाता है। दोनों नन्हे महिलाओं को संतों की कहानियां सुनाने लगी। बीच बीच में वे उनके सवालों के जवाब भी दे रही थी। इन नन्हों की बातों का असर चर्बी की गुड़िया पर होता दिखाई दे रहा था। अब बातचीत का रुख थोड़ा बदल गया था। दोनों नन्हों ने अपने बारे में बताना शुरू किया। उन्होंने बताया कि चेचक से ग्रस्त सैकड़ों सैनिकों की देखभाल के लिए उन्हें हाव के अस्पतालों से बुलावा भेजा गया है, लेकिन प्रशियाई अफसर की उच्छृंखलता के कारण उन्हें यहाँ रुकना पड़ा है। उनके यहाँ रुकने से बड़ी संख्या में फ्रांसीसी सैनिक मर जाएंगे, जिनकी जान शायद बचाई जा सकती थी। सैनिकों की सेवा करना उनकी विशेषता थी। वे क्रीमिया, इटली, ऑस्ट्रिया में रह चुकी थी।
उन्होंने बताया कि वे जंग के दौरान युद्ध भूमि से घायलों को निकालकर अस्पतालों तक पहुंचाती थी। बड़ी नन के चेहरे पर मौजूद अनगिनत दाग युद्ध की विभीषिका की दास्तान को और असरदार बना रहे थे। उनकी बातों का ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों के पास कहने के लिए अब कोई बात ही नहीं बची। जल्द ही सभी अपने अपने कमरों में चले गए और दूसरे दिन काफी देर बाद नीचे उतरे। नाश्ते के दौरान चुप्पी छाई रही। वे बीज को अंकुआने और फल देने के लिए समय दे रहे थे। खाने के बाद काउंटेस ने बाहर घूमने का प्रस्ताव रखा, जिसे सहर्ष स्वीकार कर लिया गया। काउंट चर्बी की गुड़िया की बाह में बाह डाले उनके पीछे चल रहा था। अपनी प्रतिष्ठा का लाभ उठाते हुए वह अभिभावक की भूमिका में आ गया था। वह उसे मेरी बच्ची जैसे संबोधनों से पुकार रहा था। जल्द ही वह मुख्य मुद्दे पर आ गया। तो तुमने यह फैसला किया है कि हम यहीं रहें और पराजय के बाद होने वाली हिंसा का सामना करें, क्योंकि तुम एक बार वह समर्पण करने को तैयार नहीं हो जो तुम जीवन में न जाने कितनी बार कर चुकी हो। चर्बी की गुड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया और अंततः भावनात्मक दबाव से उसे कमजोर करने की कोशिश की। वह जानता था कि आग्रही या स्नेहिल दिखाते हुए भी किस प्रकार काउंट बने रहा जाता है। वह लड़की को कुर्बानी के लिए उकसाने लगा और फिर अचानक खुशमिजाजी से कहा, प्रिय, शायद तुमको यह नहीं पता कि उसके पास डींग हाँकने को यह हो जाएगा कि वह एक खूबसूरत लड़की को जानता था, जो बात उसके देश में मुश्किल है। चर्बी की गुड़िया ने काउंट को कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर अन्य लोगों के साथ हो ली। जैसे ही वे वापस होटल में पहुंचे, चर्बी की गड़िया अपने कमरे में चली गई। बाकी लोग इस दुविधा में पड़े थे कि वे क्या करें। बेचैनी अपने चरम पर थी। अगर वह ऐसे ही अड़ी रही तो क्या होगा। भोजन का वक्त आया। वे बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे। आखिरकार फोलनवी कमरे में आई और कहा कि मिस रूसे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे भोजन पर नहीं आएंगी। सबके कान खड़े हो गए। काउंट होटल मालिक के पास आया और धीमी आवाज में पूछा, क्या वह अंदर है? हाँ। सुविधा के लिए काउंट मुंह से कुछ नहीं बोला, सिर्फ सिर हिला दिया। तुरंत ही सबने राहत की सांस ली और उनके चेहरे पर चमक आ गई। लुवासो ने जोर से कहा, यदि यहां शैंपेन मिल सके तो मैं उसकी कीमत चुकाने को तैयार हूं। थोड़ी ही देर बाद होटल मालिक को 4 बोतलों के साथ आता देख मिसेस लुवासो के सीने पर सांप लौट गए। अचानक ही सब बातचीत करने लगे। सबके चेहरे पर खुशियां दिखाई दे रही थी। काउंट को अचानक लगा कि मदाम लमादो वाकई सुंदर है और मिल मालिक काउंटेस पर फिदा हो रहा था। सबकी बातों में जीवंतता और रौनक आ गई थी। अचानक लुवासो ने दोनों हाथ उठाए और कहा, शांत। सबने आश्चर्यचकित हो चुप्पी साध ली, बल्कि वे डर से गए। उसने कान लगाकर कुछ सुनने की कोशिश की और तमनीन की आवाज की। उसकी आंखें और हाथ छत की ओर थे, जैसे वह कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने स्वाभाविक अंदाज में कहा, सब ठीक चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो वे समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही वे जोरदार ठहाके के साथ हंस पड़े। 15 मिनट बाद लुवासो ने फिर यही हरकत दोहराई। पूरी शाम यही सिलसिला चलता रहा। बीच बीच में वह ऊपर की मंजिल पर किसी को आवाज देने का नाटक करता और कोई द्व्यर्थी सलाह देता था। कभी कभी वह आ भरकर कहता, बेचारी लड़की। फिर वो गुस्से से दांत पीसते हुए कहता, ओह रशियाई बदमाश। कभी कभी वह दुखी सी आवाज बनाकर कहता, बहुत हो गया, बहुत हो गया।